न्यू हिस्ट्री वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री के सभी टॉपिकों पर रिवीजन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वन लाइनर क्वेश्चंस की रूपरेखा पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। और आज इस सेशन में हम लोग गुप्त राजवंश पर से संबंधित रिलेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। इसी तरह हिस्ट्री के सभी टॉपिकों पर वन लाइनर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं और लास्ट में हम लोग गुप्त राजवंश से संबंधित जो शासक हैं, रूलर हैं, उन लोगों का टाइम पीरियड यानी शासन काल पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट पहला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्री गुप्त द्वारा किया गया। सेकेंड क्वेश्चन है, गुप्त संपत किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर चंद्रगुप्त फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त संपत कब चलाया गया? सही आंसर इसका होगा 319 ईस्वी में चलाया गया। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी संस्कृत थी। राजा रानी प्रकार का स्वर्ण सिक्का किस शासक ने चलाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ही पहला राजा था या शासक था, रूलर था, जिसने महाराजाधिराज की टाइटिल या उपाधि एडॉप्ट किया था यानी धारण किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम के स्वर्ण सिक्के पर किस देवी का चित्र अंकित है? देवी दुर्गा का चित्र अंकित है। चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य विस्तार का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? वायु पुराण में मिलता है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात कौन गद्दी पर बैठा? समुद्रगुप्त बैठा। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का पुत्र था। समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? कुमार देवी थी, और कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी यानी लिच्छवी राजवंश से बिलोंग करती थी। प्रयाग प्रशस्ति लेख किस गुप्त शासक का है? समुद्रगुप्त का है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति लेख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिशेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखा गया है? तो भाषा संस्कृत है। ओके। और गद्य पद्य में है, जिसे चंपू शैली के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपसे पूछा जाता है। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। इसका उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त का समकालीन शक शासक था रुद्र सिंह थर्ड यानी तृतीय। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका नरेश था मेघवर्ण था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। श्रीलंका नरेश मेघवर्ण ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार का निर्माण कराया। कहाँ पर कराया? बोध गया में। श्रीलंका नरेश मेघवर्ण ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार का निर्माण करवाया था, निर्माण कराया। कहाँ पर कराया था? बोध गया में। बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त का समकालीन जावा का राजा था ऐश्वर्यपाल। समुद्रगुप्त का समकालीन कुषाण शासक कौन था? किदार कुषाण था। कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण किया? तो समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण किया, क्योंकि वह संगीत में उसकी रुचि थी, वीणा वादन भी करता था। उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है या चित्र अंकित किया गया है। बौद्ध विद्वान वसुबंधु किसके मंत्री था?
समुद्रगुप्त का मंत्री था। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बार बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। गया ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक की उपाधि परम भागवत मिलती है? तो समुद्रगुप्त की उपाधि परम भागवत मिलती है गया ताम्रपत्र अभिलेख में। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, इस बात की जानकारी मिलती है, सिक्के से मिलती है उसके। प्रभावती गुप्ता के पूरा ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख है? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के राजकीय भोजनालय यानी रॉयल किचन का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर ध्रुवभूति। समुद्रगुप्त का विदेश मंत्री कौन था? हरिसेन ही था। सर्वराज्योच्छेता अर्थात सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने धारण किया। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वराज्योच्छेता। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का उल्लेख किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग अभिलेख में यानी प्रयाग प्रशस्ति लेख में। समुद्रगुप्त का एक अन्य नाम मिलता है चंद्र प्रकाश। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कांची के किस शासक का नाम मिलता है? विष्णुगुप्त का नाम मिलता है। समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त गुप्त वंश का शासक हुआ। रामगुप्त की ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? एरण और भिलसा से। देवी चंद्रगुप्तम नाटक किस शासक से संबंधित है? रामगुप्त से संबंधित है। रामगुप्त के पश्चात कौन शासक हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। रामगुप्त के पश्चात कौन शासक हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय कब गद्दी पर बैठा? 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम क्या था? दत्त देवी था, जो प्रधान महिषी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री भी मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य थी, विक्रमांक थी और परम भागवत भी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की वह पत्नी जो नाग वंश यानी नाग राजकुमारी थी, उनका नाम क्या था? कुबेर नाग या कुबेर नागा। ओके, इस प्रश्न को फिर देख लेते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय की वह पत्नी जो नाग वंश की थी यानी नाग राजकुमारी थी, उनका नाम था कुबेर नागा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक शासक को पराजित किया? रुद्र सिंह थर्ड को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी शक शासक को पराजित करने के पश्चात उसने चांदी का सिक्का चलाया और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में किस धातु का सिक्का चलाया? जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, चांदी का। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय को भारतीय अनुश्रुतियों में स्मरण किया जाता है सकारी के रूप में, यानी शकों का मानवर्धन करने वाला या शकों का विजेता, सकारी के रूप में भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। बहरौली लौह स्तंभ लेख किस गुप्त शासक का है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में विद्या यानी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था पाटलिपुत्र और उज्जैन, दो जगह शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। किस गुप्त शासक के राज दरबार में नौ विद्वानों की मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में नवरत्न रहते थे, यानी 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी या रहती थी। महाकवि कालिदास किस शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में 9 विद्वान रहते थे। उनका नाम था कालिदास, छप्पड़क, धन्वंतरी, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घट्टपरक, वराह मिहिर और वर रुचि। यह 9 विद्वान रहते थे, इसीलिए इन्हें नवरत्न कहा जाता था।
चीन का यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चीन का रहने वाला था। फाहियान ने भारत यात्रा के दौरान जेतवन बिहार का दर्शन कहाँ किया? श्रावस्ती में। जेतवन बिहार उसने श्रावस्ती में देखा। फाहियान ने बौद्ध धर्म से संबंधित किस स्थल यानी नगर को उजड़ा हुआ पाया? कपिला वस्तु यानी कपिल वस्तु को पाया। कपिल वस्तु बौद्ध धर्म से रिलेट है। बौद्ध धर्म से रिलेट से तात्पर्य है महात्मा गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, क्योंकि कपिला वस्तु में ही लुम्बिनी विलेज था या ग्राम था जहां पर उनका जन्म हुआ था। चीनी यात्री फाहियान भारत में कितने समय रहा? 399 से 414 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कितने प्रकार के सिक्के चलाए? 3 प्रकार के, स्वर्ण, रजत और ताम्र। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? दिनार। आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। गुप्त काल में रजत सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? रुपयक या रूपक। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात कौन गद्दी पर बैठाया? कुमार गुप्त फर्स्ट गद्दी पर बैठा। कुमार गुप्त प्रथम कब शासक बना? 415 ईस्वी में। कुमार गुप्त प्रथम की माता का क्या नाम था? ध्रुव देवी। एग्जाम में पूछा जाता है। कुमार गुप्त प्रथम की उपाधि जो उसने धारण किया? महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेघ महेंद्र। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? कुमार गुप्त फर्स्ट यानी प्रथम के कुल 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। गुप्त राजाओं की वंशावली कुमार गुप्त तक किस अभिलेख में मिलती है? बिलसद अभिलेख, एटा जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है या पड़ता है। कुमार गुप्त प्रथम के किस अभिलेख पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्कीर्ण है? तो मनकुंवर या मानकुंवर अभिलेख इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पुष्यमित्र जाति का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? कुमार गुप्त प्रथम के काल में हुआ। पुष्यमित्र जातियां निवास करती थी नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में, जो बेकल नाम से प्रसिद्ध था या फेमस था, जाना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने। कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कुमार गुप्त प्रथम के पश्चात कौन गद्दी पर बैठा? स्कंद गुप्त 455 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हूणों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को क्या कहा गया है? मलेच्छ। मलेच्छ शब्द का से तात्पर्य अनटचेबल, जिसे स्पर्श न किया जा सके या जिसे छुआ न जा सके। हूणों को सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने पराजित किया? स्कंद गुप्त ने। किस गुप्त शासक के समय में सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण किया गया? स्कंद गुप्त के समय में, क्योंकि सुदर्शन झील का जो बांध था भारी वर्षा के कारण ब्रेक हो गया यानी टूट गया, तो फिर स्कंद गुप्त के समय में रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण उसका हुआ। सुदर्शन झील का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त शासक स्कंद गुप्त के समय में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? पर्णदत्त था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सुक्रोपम कहा गया है? काहौम स्तंभ लेख में। स्तंभ लेख किस शासक का है? स्कंद गुप्त का है। स्कंद गुप्त ने भगवान विष्णु की प्रतिमा कहाँ स्थापित करवाया? भित्री में। स्कंद गुप्त ने किस स्तंभ लेख से स्कंद गुप्त के किस स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि मद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया? काहौम स्तंभ लेख यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है या पड़ता है। स्कंद गुप्त का गढ़वा शिलालेख स्थित है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज इलाहाबाद का वर्तमान में जो नाम है वो चेंज हो गया है, प्रयागराज हो गया है, लेकिन आपके बुकों में इलाहाबाद ही मिलता है। क्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण किया? स्कंद गुप्त ने धारण किया। स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सौराष्ट्र प्रांत की राजधानी थी गिरनार थी।
स्कंदगुप्त के समय में गिरनार नगर का प्रशासक था चक्रपाली था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चक्रपाली द्वारा करवाया गया था। स्कंदगुप्त के पश्चात कौन शासक हुआ? पुरुगुप्त हुआ, जिसका शासनकाल 467 से 476 ईस्वी तक, यानी 467 से 476 ईस्वी तक। पुरुगुप्त की माता का नाम क्या था? अनंत देवी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख में किसे परम भट्टारक महाराजा धीराज कहा गया है? बुद्ध गुप्त को। किस शासक के स्वर्ण मुद्रा पर उसकी उपाधि श्री विक्रम अंकित है? बुद्ध गुप्त के। वल्लभी के मैत्रक नरेश द्रोण सिंह किस गुप्त शासक का सामंत था? बुद्ध गुप्त का सामंत था। बुद्ध गुप्त के पश्चात कौन शासक हुआ? नरसिंह गुप्त बालादित्य। बालादित्य उसकी टाइटल थी, उपाधि थी। नरसिंह बालादित्य के माता का क्या नाम था? चंद्र देवी था। नरसिंह बालादित्य के समय में किस हूण नरेश ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया? मिहिर कुल द्वारा किया गया था। बालादित्य की उपाधि किसने धारण की? नरसिंह गुप्त ने धारण किया था, इसीलिए पूरा नाम उसका नरसिंह बालादित्य हुआ। गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य का गुरु कौन बौद्ध विद्वान था? वसुबंधु था। नरसिंह बालादित्य के पश्चात कौन शासक हुआ? भानुगुप्त हुआ। सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है या मिला है? एरण अभिलेख। और एरण अभिलेख भानुगुप्त का ही है। एरण अभिलेख किस गुप्त शासक का है? भानुगुप्त का है। एरण अभिलेख के अनुसार सती होने वाली स्त्री का क्या नाम था? राज्यवती था। एरण अभिलेख में किस गुप्त शासक को सर्वश्रेष्ठ वीर तथा महान राजा जगत प्रवीरो कहा गया है? भानुगुप्त को कहा गया है। एरण अभिलेख के अनुसार सती होने वाली स्त्री राज्यवती के पति का नाम क्या था? गोपराज था। भानुगुप्त के पश्चात गुप्त वंश का शासक कौन हुआ? वैन्यगुप्त हुआ। वैन्यगुप्त के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत गुणैधर ताम्रपत्र अभिलेख है, जो वर्तमान में कुमिल्ला, बांग्लादेश के कुमिल्ला नामक जिले या स्थान पर पड़ता है। कुमारगुप्त तृतीय गद्दी पर कब बैठा? 530 ईस्वी में बैठा। कुमारगुप्त तृतीय के माता का क्या नाम था? मित्र देवी था। कुमार गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णु गुप्त था। गुप्त काल में साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था राजा। गुप्त काल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? देश, अवनी अथवा भुक्ति के नाम से जाना जाता था। भुक्ति के शासक को क्या कहते थे? उपरी कहते थे। सीमांत प्रदेशों के शासक को क्या कहते थे? गोप्ता कहा जाता था गुप्त काल में। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। गुप्त काल में प्रांतपतियों की नियुक्ति प्रायः की जाती थी, 5 वर्षों के लिए की जाती थी, और वह राजा के द्वारा किया जाता था। गुप्त काल में जिला को क्या कहा जाता था? विषय। गुप्त काल में कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को कहा जाता था पुस्तपाल। गुप्त काल में नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था पूरपाल। गुप्त काल में ग्रामों के समूह को कहा जाता था पेट। पेट जो होता था ग्रामों का समूह होता था। गुप्तकालीन अभिलेखों में न्यायाधीशों को कहा जाता था दंड नायक। किस चीन के यात्री ने कहा कि गुप्त काल में मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था? फाहियान ने कहा है। इसने यहाँ पर सॉफ्ट जुडिशरी की बात कही है, यानी जो है न्यायिक व्यवस्था बहुत कठोर नहीं थी भारत में। या गुप्त काल की बात है। गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कहा जाता था महाबलाधिकृत। सेना के सामानों की व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी को कहते थे रणभंडागारी। गुप्त काल में भू राजस्व कर उपज का कितना भाग लिया जाता था? 1/6। भूमि भूमि कर संग्रह करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? ध्रुवाधिकरण की नियुक्ति होती थी।
भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था। भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था महाचपटलिक और करणी। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को क्या कहा गया है? उद्रंग तथा भाग कर। गुप्त काल में विष्टि नामक कर होता था बेगार। आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। गुप्त काल में सीमा शुल्क विभाग के अधीक्षक को कहा जाता था सौल्किक। गुप्त काल में कायस्थ नामक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है जिसका कार्य था लेखक था, यानी अकाउंटेंट के रूप में कार्य करता था, यानी लिखने पढ़ने का कार्य करता था। और अगला प्रश्न है, कायस्थ जाति का स्पष्ट उल्लेख मिलता है याज्ञवल्क्य की स्मृति में, जो आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। गुप्त काल में सोने तथा चांदी के सिक्कों का अनुपात था 1:16 था। किस विदेशी यात्री के अनुसार गुप्त काल में दैनिक लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग करते थे? फाहियान ने कहा है। गुप्त काल में कौड़ी मुद्रा के रूप में प्रचलन में था। इसका उल्लेख चीन का यात्री या चीनी यात्री फाहियान करता है। ताम्र सिक्के को क्या कहा जाता था? मासक। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ बयाना से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ बयाना से। सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के किन शासकों ने जारी किया? गुप्त शासकों ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी लाट प्रदेश से अपना काम छोड़कर दसपुर यानी मालवा में जाकर बस गई थी। मंदसौर अभिलेख किस शासक का है? तो कुमारगुप्त प्रथम का है। मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ यानी जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु संबंधित है बौद्ध धर्म से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है। प्राचीन भारत का क्लासिक युग या क्लासिकल युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। पुराणों की रचना यानी संकलन किस काल में हुआ? गुप्त काल में। पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह किसने लिखा? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया या विष्णु शर्मा ने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचतंत्र की रचना बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? औरंगाबाद। औरंगाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 किस काल की है? गुप्त काल की है। अजंता के किस गुफा में मर्दासन राजकुमारी का चित्र अंकित है? 16वीं गुफा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाघ की गुफा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के धार जिले में पड़ता है। बाघ के गुफा की खोज डेंजर फील्ड ने किया 1818 ईस्वी में। बाघ के गुफा के चित्र संबंधित हैं लौकिक जीवन से संबंधित है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की मूर्तियां किस काल में निर्मित हुई? गुप्त काल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर यानी आधा शिव और आधा पार्वती जी एक शक्ति के रूप में पहली बार पूजा प्रारंभ हुई, या ये शक्ति के रूप में इन मूर्तियों का निर्माण गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में महिषासुर का वध करती हुई देवी दुर्गा का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? उदयगिरी गुफा से प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग गुप्त काल के कला और स्थापत्य से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कशन कर लेते हैं। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर, एक तरफ मंदिर है, दूसरे तरफ स्थान कहाँ पर स्थित है?
मंदिरों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर प्राचीन झांसी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान ललितपुर जिले में स्थित है। और जबकि ललितपुर जिला नहीं था तो यह झांसी जिले के अंतर्गत था, लेकिन वर्तमान में यह ललितपुर जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है। और यहाँ भगवान विष्णु के 10 रूप यानी 10 अवतारों को स्थापित किया गया है या मूर्तियां स्थापित की गई है। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। दक्षिणा कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। एरण का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीतर गांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। और यह भीतर गांव का जो मंदिर था यह ईंटों से निर्मित मंदिर है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर मध्य प्रदेश में, अब यह रायपुर छत्तीसगढ़ में चला गया है। ओके, क्योंकि छत्तीसगढ़ नया स्टेट बन गया है, इसलिए यह मध्य प्रदेश नहीं अब रहेगा, अब क्या हो जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़ में। सारनाथ का धमेक स्तूप वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गुप्त काल की प्रमुख रचनाओं पर अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। एक तरफ पुस्तक है और उसके लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ऋतु संहार कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मेघदूत या मेघदूतम कालिदास के द्वारा। कुमार संभव कालिदास ने लिखा है। कुमार संभव कालिदास। रघुवंश यह भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। विक्रमो वर्षियम कालिदास के द्वारा। मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा। यानी कालिदास के द्वारा बहुत अधिक रचनाएं की गई गुप्त काल में। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा, इसमें 12 प्रकार के भूमियों का उल्लेख किया गया है यानी कोटियों का। किरात जूर्नियम भारवी ने लिखा है। वृक्ष कटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। देवी चंद्र गुप्तम विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है। नीति सार कामदक द्वारा लिखा गया है। काम सूत्र वातस्यायन के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। चरक संहिता चरक के द्वारा लिखा गया है। और यह आर्यभट्टियम आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा। बृह जातक वराह मिहिर के द्वारा। पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर। बृहद संहिता वराह मिहिर। लघु जातक वराह मिहिर। चंद्र व्याकरण चंद्र गोविंद के द्वारा लिखा गया। तो यह साहित्य से रिलेट जो आपसे गुप्त काल के इंपॉर्टेंट साहित्यों पर भी हम लोग डिस्कशन कर लिए। इसके बाद लास्ट में हम लोग देख लेते हैं गुप्त शासकों का टाइम पीरियड यानी शासन काल। क्रम भी पूछ देता है आप लोगों से, इसलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। गुप्त वंश के शासक गुप्त राजवंश। संस्थापक श्री गुप्त 275 से 280 ईस्वी तक शासनकाल। घटोत्कच 280 से 319। चंद्रगुप्त फर्स्ट 319 से 350। वास्तविक शासक या वास्तविक संस्थापक आप कह सकते हैं। कांच 350 समथिंग कुछ महीने के लिए था। समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी। रामगुप्त 375 ईस्वी तक कुछ ही महीने तक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी। कुमार गुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी। स्कंद गुप्त 455 से 467 ईस्वी। पुरुगुप्त 467 से 473 ईस्वी तक। कुमार गुप्त द्वितीय 473 से 477 ईस्वी तक शासन किया। बुद्धगुप्त 477 से 499। बुद्धगुप्त 477 से 495 ईस्वी। नरसिंह बालादित्य 495 से 510 ईस्वी। भानुगुप्त 510 से 520 ईस्वी। वैद्यगुप्त 520 से 530 ईस्वी। कुमार गुप्त तृतीय 530 से 543 ईस्वी।
विष्णुगुप्त 543 से 550 ईस्वी। तो यह था गुप्त शासकों की वंशावलियाँ। और इस प्रकार आपसे एग्जाम में कुमार गुप्त ही कई बार ऑप्शन में रखता है, तो अंतिम शासक के रूप में अगर विष्णुगुप्त है तो विष्णुगुप्त आप लोग ट्रिक करिएगा, या कुमार गुप्त है तो कुमार गुप्त को ट्रिक करिएगा। तो यह था गुप्त शासकों की वंशावलियाँ। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट सारे जो क्वेश्चन थे वन लाइनर हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसी तरह हर टॉपिक पर हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। आप लोग